के अल्टरनेटिंग करंट का, ओके, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज V equal to V naught sin omega t. V naught is the peak value. अगर आप ये V naught को डिवाइड बाय √2 करते हो तो आपको RMS मिलता है, एंड अगर ये 2V naught बाय पाई कर दो तो आपको एवरेज मिलता है। ओके, सो दिस इज द थिंग जो अभी यहाँ पे हमने लिखी हुई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, whenever in the question the voltage is given like this, the AC voltage 400 volt is applied to a circuit. This value, ये कौन सी होती है? They give peak value or the RMS value. ओके, तो ये कौन सी वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं? ओनली जब वोल्टेज लिखते हैं तो याद करना ये आपकी RMS होती है। ओके, सो पीक वैल्यू कब देंगे तो आपको उसके लिए ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा 400 साइन ओमेगा टी। सो अगर आपको वो 400 साइन ओमेगा टी दे तब जाके ये 400 पीक बनेगी। ओके, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर ऐसा दिया हो तो वो ऑलवेज RMS होगी, ये दिमाग में रख देना। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर दैट इज L और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, है ना। सो द ऑपोजिशन जो होता है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। आई थिंक आपको याद होगा ये, जिसको हम X बोलते थे। ओके, इसके भी दो कैटेगरी थे, एक तो था XL और एक तो था XC। यस, XL एंड XC। XL को बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC को बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आप लोग को XL का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर XL? एनीवन? इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर द XL इज ओमेगा L, है ना। द फॉर्मूला फॉर द XL इज ओमेगा L एंड XC का फॉर्मूला है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C। सो XL का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और XC का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्लास में चेक करो, हमने ये भी बनाया हुआ हो 100%, है ना। चेक करो अपने नोट्स, क्लास नोट्स, उसमें हमने ये सब भी लिखा होगा। ओके, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, जो नेक्स्ट है वो है इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट एंड रेजिस्टिव सर्किट। ओके, एंड यस, reactance is as simple as that the resistance, है ना। so whether it is a reactance or whether it is resistance, दोनों का यूनिट ओम होगा। अच्छा, तो हमारे पास अब प्योर R, प्योर L, प्योर C सर्किट के बारे में डिस्कस करें तो तीनों में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी है वो ये है, R में जो फाई रहता है वो 0 डिग्री होता है। आपको याद होगा ये, है ना। R में जो होगा वो क्या होगा बच्चा? फाई दैट इज 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो करंट एंड वोल्टेज आपके सेम फेज में रहते हैं। किस में रहेंगे बच्चा? सेम फेज में। पर अगर हम इंडक्टिव की बात करें या हम कैपेसिटिव की बात करें, ओके, इफ वी टॉक अबाउट इंडक्टिव और कैपेसिटिव तो सारे बच्चे एग्री करेंगे। यहाँ पे भी हमने देखा था इंडक्टिव में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90, कैपेसिटिव में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90। याद है या नहीं ये चीजें? क्योंकि अगर ये चीज नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। सो वोल्टेज लीड करंट बाय 90 तो इंडक्टर, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 तो कैपेसिटर, है ना। सो ये L हो गया, ये C हो गया। सो अगर, है ना, हम V का एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड मान के लिखते हैं V0 साइन ओमेगा t, तो I का एक्सप्रेशन होगा I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। माइनस लिखा तो पीछे चल रहा है, मतलब इंडक्टर होगा, और यही एक्सप्रेशन में बीच में मैंने प्लस लिख दिया तो ये आगे चल रहा है तो कैपेसिटर होगा। आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। सो ये हमारी ये तीन चीजें डिस्कस हो गई अच्छे से। ओके, सो प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। ओके, सो वेरी सिंपल।
Okay. Next, the power loss. Okay, the power loss in a pure resistor is I square R. Okay, ये तो आप बचपन से पढ़े आ रहे हो. But the power loss in a pure inductor or a pure capacitive circuit is 0. हाँ कि ना? Okay, so power loss नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि एक हाफ साइकिल में, एक हाफ साइकिल में एनर्जी रहती है, वो बेसिकली अगर उसको प्रोवाइड की जाएगी तो दूसरे हाफ साइकिल में वो एनर्जी लॉस की जाएगी. सो टेक्निकली यहाँ पे द टोटल एनर्जी और द टोटल पावर, बेसिकली एवरेज पावर जो बोलते हैं वो 0 रहता है. पर याद से समझना, हम बात करें प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, उस केस में, है ना. पर जैसे ही मैं आ जाता हूं RL या RC या RLC, अगर मैं इसमें आ गया RL, RC या RLC, उस केस में अब ये प्योर नहीं रहा. और अगर ये प्योर नहीं है तो उस केस में अब आपका पावर डेवलप होना चालू हो जाएगा. ओके, सो उसके लिए मैंने बोला था कि दुनिया जहाँ के आपके पास फॉर्मूला होंगे, पर एकमात्र फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. दैट फॉर्मूला इज VRMS IRMS cos phi. याद होगा आपको. द फॉर्मूला ऑफ द पावर इज VRMS IRMS cos phi. इस पावर को हम क्या नाम देते हैं? ये पावर का बहुत ही एक नाम था, मैंने बताया था. दिस इज अ वेरी वेरी विच पावर? ये कौन सा पावर है? VRMS IRMS cos phi. ओके, यस. सो ये पावर को हम बोलते हैं रियल पावर. वेरी गुड. या और एक नाम है, चलो सोचो. वन मोर नेम इज दैट फॉर द रियल पावर. अपार्ट फ्रॉम द रियल पावर, व्हाट इज अनदर नेम? वेरी गुड. द अनदर नेम इज एक्टिव पावर. दैट इज अ ट्रू पावर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रियल, एक्टिव, ट्रू? तीनों बेसिकली सेम ही नाम है पावर के. यस, सो द यूनिट ऑफ द रियल पावर इज वॉट. वेरी गुड. देयर इज अनदर पावर. ओके, देयर इज अनदर पावर. ओके, जिसमें VRMS IRMS साइन फाई आता है. कॉस नहीं आता, पर कौन सा पावर आता है? साइन फाई आता है. उसको हम कौन सा पावर बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव. और the formula V into I, that is VRMS into IRMS, is basically your apparent power. Okay, so we are not concerned with reactive power, है ना, and we are not concerned with apparent power, है ना. हम उसके साथ concerned नहीं है. We are only concerned with which power? Real or active power. Okay. दूसरा जो JEE और नीट का बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ओके, कि आपको क्वेश्चन में सर्किट एलिमेंट्स दिए होंगे और आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द पावर फैक्टर. क्या पूछा जाएगा? पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos phi. आई थिंक सबको पता होगा ये, है ना. द पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos phi. और ये फाई फाइंड करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं. पहला तरीका, यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ. अब ऊपर क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका सर्किट क्या है. ओके, सो अगर आपका सर्किट RL है तो यहाँ पे आएगा XL अपॉन R. आपको याद होगा ये सारी चीजें जो हमने क्लास में करी है. ओके, तो इससे आपको फाई मिलेगा और फिर उसका कॉस ले लो तो आंसर आ जाएगा. ये पहला तरीका है. दूसरा तरीका जो बहुत सिंपल है वो है यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला R/Z. यस और नो? द बेस्ट मेथड to calculate a power factor is using what? R/Z. Okay, where Z is known as, Z का नाम है, एक नाम बताओ जल्दी से. R/Z में Z को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, Z को बोलेंगे इम्पीडेंस. अच्छा, सो Z इज अ इम्पीडेंस और उसको आप वेक्टोरियली ऐसा भी लिख सकते हो. Z बार इज R प्लस और माइनस J टाइम्स XL माइनस XC. Yes or no? You can write this way. Okay, आपको चाहिए तो बीच में प्लस माइनस ना लिखो तो भी चलेगा. R प्लस.
Okay, obviously, when XL is greater than XC, okay, when XL is greater than XC, the circuit will behave like a RL circuit and the voltage will lead. कुछ याद आया? When XL is greater than XC, the circuit will behave like a RL and the voltage will lead. When XL is less than XC, it will behave like a RC circuit and then the current will lead. Okay? उस केस में आपका पावर फैक्टर 0 to 1 के बीच में होगा. सिंपल. सो जब हमारा RL या RC होता है ना, whenever we have RL, RC or RLC, your power factor lies between 0 and 1. One more thing which is very very important is ये इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. एंड अगर गलती से XL इक्वल टू XC हो गया, अगर गलती से XL इक्वल टू XC हो गया तो Z आपका R बनेगा, हाँ कि ना? और ये कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? This condition is known as which condition? Condition of resonance. Okay, condition of resonance. Okay, resonance के कितने टाइप हमने पढ़े थे? कितने टाइप्स हम पढ़े रेजोनेंस के? 1 2 3 4 5. हाउ मेनी टाइप्स डिड वी स्टडी रेजोनेंस के? सो अगर हम 2 पढ़े है ना, सो आई थिंक कौन कौन से 2 थे? पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल. तो सीरीज में हमने देखा, ओके, व्हेन XL इक्वल टू XC, सीरीज में आपने अगर याद होगा, ओके, योर करंट कम्स मैक्सिमम, योर इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम. हाँ, याद है? और पैरेलल में सेम, व्हेन XL बिकम्स इक्वल टू XC, योर करंट बिकम्स मिनिमम एंड योर इम्पीडेंस बिकम मैक्सिमम. ओके, इसलिए सीरीज रेजोनेंस को हम डैश सर्किट बोलते हैं. देखो सारी चीजें हमने क्लास में करी है, मैं सिर्फ वही चीज को याद करने की ट्राई कर रहा हूँ. सीरीज सर्किट को कौन सा सर्किट बोलते हैं? विच सर्किट? जल्दी से बताओ याद करके. हाँ, वेरी गुड. 14 फेब आ रहा है आपका प्रपोजल. सोचो कि एक्सेप्ट हो जाए, है ना? तो वैसे सर्किट को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट. ओके, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी टू कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो उसको हम बोलेंगे रिजेक्टर सर्किट, जो पैरेलल सर्किट होगा. ओके, सो आई होप ये आपको याद होना चाहिए. ओके, इसके वर्किंग या एप्लीकेशन ट्यूनिंग में यूज होता है, यस और नो? आई थिंक हमने प्रॉपर डिफरेंस का एक टेबल बनाया था, या हमने लिखा होगा ये चीज. एप्लीकेशन एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन भी करा होगा, विच इज 1/2 पाई रूट LC, a standard formula the resonant frequency, okay, जो यूज होती है. Okay, so this is about what? The resonance. This is about the resonance. Sometimes अगर हमारे पास LC हो सिर्फ, मतलब R नहीं है,
तो वैसे सर्किट को हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। वो भी हमने पढ़ा होगा। ओके, उस केस में भी हमने पढ़ा होगा कि क्या होता रहता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है। याद है? इसका भी हम लोगों ने प्रॉपर एक लेक्चर में देखा था। ओके, कि कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, ओके, साइकिल वाइज, और ये अपने एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। ओके, तो आई थिंक उसमें भी हमने देखा था द एनर्जी इनसाइड दिस इज हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी थी। ओके, चलो, सो आई थिंक दिस इज अबाउट व्हाट द डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूला। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ की सारी चीजें, एलसी सर्किट, LR, LCR, पावर, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अच्छा, वन डिवाइस जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं पर पूछे जाता है, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और इसके क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और आप भी एग्री करोगे, है ना? ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या आता है, गिन के 2-3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है कि आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू secondary voltage upon primary voltage is equal to primary current upon the secondary current is equal to K. Okay, is equal to K. K को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, या दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ओके, तो आपको याद होगा, अगर यहाँ पे NS is greater than NP, number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टेप अप। और अगर उल्टा कर दे, ओके, कि अगर N1 इज ग्रेटर देन N2, ओके, ये तो आपका स्टेप अप होगा, पर इसका जो उल्टा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन। तो मैंने देखा है कि नीट और JEE में जिसके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड आई थिंक एफिशिएंसी तो आपने बहुत बार स्टडी कर लिया है। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। सो आउटपुट इज ESIS अपॉन इनपुट इज EPIP। प्लीज यूज दिस फॉर्मूला एंड यू आर थ्रू। ओके, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपसे क्वेश्चंस बनने ही वाले हैं। ओके, सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन AC, इट कन्वर्ट्स AC टू AC, है ना? इसमें कुछ AC टू DC, DC टू AC नहीं होता, ये AC को AC में रखता है। वो वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो वो कम करेगा। ओके, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, अभी तक AC में आपको कुछ भी पूछना है क्या? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी कंसेप्ट यू वांट टू रिवाइज मोर, प्लीज लेट मी नो। अभी मैं आगे जाऊंगा और 2-3 चीज छोटी छोटी बाकी है, वो मैं अभी बढ़ाऊंगा, बट अभी ये स्लाइड में क्लियर है सारी चीजें? प्लीज लेट मी नो। Yes, great. So if this is clear, okay, if this is clear, तो आई थिंक जो चीज हम लोग को डिस्कस करनी थी वो ये थी, याद होगा मैंने ये कंसेप्ट भी बोला था कि ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है पर पूछा जाता है, द फंडा विच इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर Q, है ना? द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ द कर्व, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ द कर्व। इसका फॉर्मूला है, जो पहला है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन द बैंडविड्थ। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन द बैंडविड्थ। ओके, और द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज 1/r रूट L/c। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, प्लीज यार लिख के रखना, 1/r अंडर रूट ऑफ L/c बहुत बार यूज होता है। ओके, सो क्वालिटी फैक्टर से फायदा क्या है कि अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है
Okay, if the quality factor is more, your curve is more sharp, it means the selectivity of the circuit is more. Okay, the selectivity of the circuit is more, or correspondingly that circuit will be more costly. Okay, so अगर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, आई थिंक एग्री करोगे, इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू इसका, हाँ कि ना? सो ये वाली सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू इसका. ओके, सो क्वालिटी फैक्टर से फायदा क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि सर्किट ज्यादा सिलेक्टिव होगा. ओके, ट्यूनिंग एकदम जबरदस्त होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. ओके, बैंडविड्थ कम होगा. ये सारी चीज आपको क्या मिलती है? क्वालिटी फैक्टर से मिलती है. ओके, इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यार. रेसेंट पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो प्लीज यार ये करना, आने ही वाला है JEE नीट दोनों में. ओके, देन और एक चीज है जो कई बार क्वेश्चन में यूज होती है, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन बोला है, चोक या चोक कॉइल. ओके, चोक या चोक कॉइल में द इंडक्टेंस इज हाई and the resistance is low, but please keep in mind चोक में नॉर्मली R and L दोनों होते हैं, बोथ. ओके, दोनों होते हैं. तो याद रखो बच्चा, अगर RL दोनों है ना, तो कई बार वो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, द चोक और कॉइल इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस. तो बच्चे क्या गलती करते हैं, कॉइल सुना तो सिर्फ इंडक्टर लगाते हैं. नहीं, जब चोक यूज करा हो तो चोक के साथ एक उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो लगाना पड़ेगा. समझ में आया? तो वो जो रेजिस्टेंस दूसरा दिया है वो एक्सटर्नल है, बाहर का, और एक दिया हुआ है, ये तो चोक का खुद का है. ओके, सो सर्किट में अब दो हो जाएंगे, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में. ओके, सो याद रखो, भले ये छोटा सा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में एकदम छोटे से वे में दिया है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ चोक कॉइल. ओके, फिर ऑप्शन वी हैव हाई इंडक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो करेक्ट आंसर आपको पता है क्या है. ओके, सो देखो डायरेक्ट थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. ओके, सो दो चीज ये पेज में से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी. द वन थिंग इज क्वालिटी फैक्टर एंड द अनदर थिंग इज व्हाट, द चोक कॉइल. एंड फाइनली वैसे यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख लो. हमारे पास ये जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है. ओके, आई थिंक वी नो द फॉर्मूला, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास हमारा क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला भी हमें पता है. ओके, सो अगर बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा ना, क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा. ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है. और ये बेसिकली कहाँ से आया, तो ये आया है LC ऑसिलेशन से. ओके, दिस टर्म इज फ्रॉम द LC ऑसिलेशन. ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, सो टेक्निकली हम हमारे क्वेश्चन को, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, पहला पार्ट अगर हम डिस्कस करें, द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन सिंपल कंसेप्ट लाइक RMS, एवरेज. ओके, फाइंडिंग के E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है. ओके, सो एट कोई टाइम दिया होगा, T का कोई वैल्यू दिया होगा, तो E की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ RMS, एवरेज एंड दिस. ओके, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. ओके, पूरे नीट और JEE में जितने भी अभी तक 32 ईयर हुआ, 33 ईयर हुआ, 42 ईयर हुआ, हार्डली 15 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है. ओके, द सेकेंड कैटेगरी जिसकी हम बात करते हैं, ओके, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ RL, RC, RLC एंड रेजोनेंस.
ओके, सो पूरे इसी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ओके, तो आप 100%, मतलब ऐसा नहीं, आप 100% एक्सपेक्ट करके चलना कि इसके ऊपर JEE नीट में एक क्वेश्चन आएगा पक्का, है ना, 1 क्वेश्चन इज फॉर श्योर। ओके, तीसरा, द कंसेप्ट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर। तो जब हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ओके, तो इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ओके, तो मतलब अगेन इसके अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ओके, इन नीट JEE में। तो टेक्निकली स्पीकिंग, ओके, दिस इज द प्रायोरिटी 1, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। दिस इज अ प्रायोरिटी 2, दिस इज अ प्रायोरिटी 3। ओके, तो 1 क्वेश्चन कंपल्सरी फ्रॉम हियर, दूसरा क्वेश्चन या तो यहाँ से या तो यहाँ से, मतलब किसी एक में से बन सकता है। ओके, दैट्स इट। तो इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, द AC एंटायर AC का डिस्कशन। सो AC इज स्मॉल, बेसिक फॉर्मूला अगर आप कर लो ना, तो ये पूरा चैप्टर दैट इज EMI AC आपका, ओके, मार्क्स आपको गेन करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, दिस इज अ दैट चैप्टर। ओके, तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग एनी पार्ट ऑफ दिस, कुछ पूछना करना है, कोई चीज आपको याद ना हो, so please let me know. So there are 46 participants, so please batao anything you want to ask. Okay. सिर्फ जज का एक क्वेश्चन है कि सर इसके क्वेश्चन किसी के साथ, कोई चैप्टर के साथ मिक्स होके आते हैं। तो नॉर्मली स्पीकिंग इसके क्वेश्चंस, AC के क्वेश्चंस जो भी कैटेगरी में आता है, अगेन इसमें RL RC के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, जो हमने वो देखा था एक्सप्रेशन वाला पार्ट, I इक्वल टू I0 e⁻t/τ, वैसा वाला, है ना, तो वो बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैंने बताया था वैसे वो किसी में भी आप डाल सकते हो, AC का पार्ट पकड़ो या DC का पार्ट पकड़ो, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कई बार यूज हो जाता है। ओके, एनर्जी इन कैपेसिटर, ओके, हाफ CV², लाइक, ओके, पर वेरी बेसिक, मतलब वो पता ही होता है सबको। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी द क्वेश्चंस, दिस आर प्योरली AC क्वेश्चंस, है ना। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई दूसरे चैप्टर के साथ वो रिलेट करते भी नहीं है। सो आपके पास सबसे अच्छी चीज यहाँ पे यही रहेगी। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पावर फैक्टर फाइंड कर लो, ओके, पावर फाइंड कर लो, ट्रांसफार्मर का दिया है तो सेकेंडरी करंट फाइंड करो। सो व्हेन वी सी द क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें वैरायटी ज्यादा नहीं है। ओके, एक बार अगर इसको अच्छे से कर लिया तो AC का क्वेश्चन तो बनने चाहिए। चलो, सो एज यूजुअल यार, ये पूरा जो मैंने यहाँ पे माइंड मैप है वो मैं शेयर करूंगा ही आपके साथ ऑब्वियसली। ओके, तो आई थिंक शुड वी कंटिन्यू विद अवर EMI पार्ट, यस और नो? आगे बढ़ते हैं, जो हमने EMI के क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो चलो, okay, so this is the question 1. Two concentric circular coil C1 and C2 are placed in the XY plane.